नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। अभी तो सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही होगी आप लोग की इधर, चल रही होगी ना। तो हम लोग भी इधर अपने संस्थान में कोचिंग संस्थान पे सरस्वती पूजा का आयोजन किए हैं। तो आप लोग को ऑनलाइन निमंत्रण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे 2027 बैच में, जिस बैच का हम लोग का नाम ये जीरो टू हीरो बैच। क्या नाम है? जीरो टू हीरो बैच। और इसका हम नाम दिए थे प्री फाउंडेशन बैच। हम जो यहाँ पे क्लास करने वाले हैं ये फाउंडेशन बैच है। और इस फाउंडेशन बैच में हम आपको क्या बताए थे कि आपको सभी क्लासेस, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, सब प्रॉपर क्लासेस चल रही है, उसका प्रॉपर रूटीन भी बता दिया गया था, ठीक है। तो पिछले 5 लेक्चर में हमने जो कवर कराया है वो अगर देखा जाए तो हम आपको देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे बहुत कम दिनों में इतने सब्सक्राइबर है। और हमको ये आशा है कि आप लोग का प्यार अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत बड़ा भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कि अभी हम लोग क्लास में, पिछले क्लास में जब हम देखिएगा तो एनसीईआरटी बैच चल रहा था। एनसीईआरटी बैच में सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि एक एक चीज हम बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए लेक्चर 1 संसाधन में विकास। एनसीईआरटी प्रॉपर बोले ना, बिहार में पहली बार। अगर आप भी चाहते हैं 2027 बोर्ड परीक्षा में टॉप करे, टॉप तो अलग बात है, हम तो डाइट करते हैं तो हम अपना दिमाग को, थिंकिंग को हाई पावर करो। तो सबसे पहले ज्वाइन करना होगा आपको यही यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ एकदम एक एक चीज क्लियर करवाया जाता है। विकास सर का भी देख सकते हैं आप, मुरारी सर का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर सबका क्लास वाइज क्लास, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, लेक्चर 4, लेक्चर 5, और इस ये हमारा लास्ट क्लास था। साथ ही साथ हमने हिंदी का भी स्टार्ट किए हुए थे, है ना। जब आप हिंदी में जाएगा तो आज हम लोग क्लास का लास्ट है। और आपको रूटीन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को प्रॉपर रूटीन यहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ पे रूटीन अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का बैच क्या है, रनिंग बैच है ये आपका, साइंस आर्ट सब। और ये आपका रूटीन दे दिया गया था। जब आप रूटीन को देखिएगा तो हम आपको बता दिए थे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस टाइम भी है 6 PM, 7 PM, 8 PM, ठीक है। तो हम एक एक चीज आपको बता दिए थे। जब आप वीडियोज में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा। और हिंदी का भी बैच प्रॉपर चल रहा है। तो आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे आगे आज आए हैं कौन से, निचोड़ क्लास में। हम लोग प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ लिए थे और आज निचोड़। और यही हम लोग का क्या है, एनसीईआरटी हम लोग फाउंडेशन बैच कर दिए थे, लाइन बाय लाइन कर लिए थे। और आज इसी का है निचोड़। और आगे जब बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को प्रॉपर क्या है, फाउंडेशन बैच के लिए एक प्रॉपर यही था जो कि अभी रनिंग में है, ठीक है। तो अभी एंड तक आपको जुड़े रहना है। और हम लोग का मोटो ही क्या है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाना। क्या? एनसीईआरटी, यानी वीएमएस का मतलब ही है एनसीईआरटी। चाहे वो क्लास 10th के हो, क्लास 9th के हो, क्लास 11th के हो, या क्लास 12th के हो, सबका प्रॉपर क्लासेस चल रहा है। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी निचोड़ क्लास को। और हम आपको बताए थे कि आपको क्या करना है कि इस निचोड़ वाले क्लास में एक कॉपी लेना है, एक कलम लेना है, और मेरे साथ लिखना भी है साथ साथ। क्या करना है मेरे भाई? लिखना भी है। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो फिर बोल रहे हैं वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां मोड का ऑप्शन होगा, जब उसको क्लिक कीजिएगा तो वहां होगा व्हाट्सएप चैनल। जब आप उस व्हाट्सएप चैनल पे जाएगा तो वहां पे ये सारा पीडीएफ अपलोडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बता दिए थे टॉपिक्स नेम। जब टॉपिक्स नेम की बात करें तो हम प्रॉपर सारे टॉपिक्स का एक एक चर्चा कर दिए थे। और आज के क्लास में हम लोग लाइन बाय लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो ये आपको पहला क्लास में समझा दिया गया था। आज हम लोग का क्लास में है लिखना। तो आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। अगर प्रॉपर दिख रहा है तो आप लोग बताइए कि प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। हम लोग बोले ना इस बार बोर्ड हैक करेंगे और इस बार 2027 में हम लोग ही आगे आएंगे। बहुत विद्यार्थी आप लोग के मन में ये होगा कि सर आप लिख के क्यों ला रहे, पीपीटी क्यों नहीं बनवा रहे। देखिए मेरे पास टीम है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम लिख के आएंगे और आपके सामने लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जैसे राइटिंग में लिखे हैं हमको भी वैसे ही लिखना है। समझ रहे? वो जब कंप्यूटर टाइप करता है तो उसको आपको फील नहीं आएगा। और ये मेरा हैंड रिटन फील है जो आप फील भी करोगे। पता है एजुकेशन सिस्टम में विद्यार्थियों को याद न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है कि हैंड राइटिंग न होना और अपने राइटिंग में न लिखना। अब जब अपने राइटिंग में अपने पीडीएफ पे, अपने कॉपी पे फेयर कीजिएगा तो जब आप कभी भी याद कीजिएगा तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संसाधन। क्या पढ़ते हैं? संसाधन। तो यहाँ पे देखिए संसाधन क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में, ठीक है, उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी
आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब क्या होता है? उपयोग होता है। साथ ही साथ उसको बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये हम आपको समझा भी दिए थे पहला क्लास में। जो विद्यार्थी आज पहला बार आए हैं इस चैनल पे, आप क्या कीजिए कि पिछले जो 5 क्लासेस हम करवा दिए लाइन बाय लाइन, वो आप जरूर करें, तब आप यहाँ से ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखवाना स्टार्ट किए। वो क्लास हम पढ़ा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्स किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो जो वस्तु का मनुष्य उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा परिभाषा एनसीईआरटी बदल दिया है और बोल रहा है कि संसाधन वो नहीं कहलाता। अब आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, देखिए। मेरा काम यह कि एनसीईआरटी हम पढ़ा नहीं रहे, साथ साथ हम तार्किक उदाहरण के साथ भी आ रहे हैं। तार्किक उदाहरण का मतलब ये होता है कि जब आप इन फ्यूचर जब किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कीजिएगा, दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तो आपको वहां एक तार्किक सोच, लॉजिकली थिंकिंग की ही जरूरत होगी मेरे भाई। इसीलिए लॉजिकली थिंकिंग के लिए हम लेके आए हैं यहाँ लॉजिकली क्लास, एकदम प्रॉपर अपडेटेड क्लास बिहार में पहली बार। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि ये एक मैदान है और मैदान एक समतल भूमि है और इस समतल भूमि के नीचे बहुत सारे कोयले हैं, बहुत सारे कोयले हैं, ठीक है। यहाँ भी आप समझिए कि ये एक भूमि है, ठीक है, और ये पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। और यहाँ भी पहाड़ के नीचे बहुत सारे कोयले हैं, ठीक है। जब यहाँ पे सरकार को पता चला कि यहाँ पे ए नाम का जगह है और इस जगह पे कोयला है, तो सरकार क्या चाहेगी कि ए नामिक जगह पे इसको खनन करेगी। क्या करेगी? खनन करेगी और नीचे से ऊपर की ओर कोयला निकालेगी, नीचे से की ऊपर की ओर कोयला निकालेगी। जब कोयला निकाल रही है तो खर्च हो रहा है 10 रुपया। इस समतल भूमि से सरकार अगर कोयला निकाल रही है तो खर्च हो रहा है 10 रुपया। लेकिन मार्केट में जो कोयला का रेट है, मार्केट का कोयला का एग्जांपल दे रहे हैं, मान के चलो 15 रुपया है, ठीक है। वहीं दूसरी जगह बी नाम का जगह है, लेकिन बी नामक जो जगह है वो पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है मेरे भाई? पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में सरकार को पता चल गया कि मोदी जी यहाँ पे कोयला है। क्या है? कोयला है। तो अब यहाँ पे मोदी जी भेजेंगे, "ऐ जाओ कोयला देखो, कोयला है कि नहीं।" जब यहाँ पे जाएगा कोयला देखने के लिए, तो क्या पता चलेगा कि सबसे पहले पहाड़ को काटना पड़ेगा। इस पहाड़ को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। जब इस पहाड़ को काटेगा और तब नीचे से कोयला जो बाहर निकालेगा, तो उसका जो खर्च हो जाएगा वो कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया। हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हम क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। और मार्केट का कितना है कोयला रुपया? 15 रुपया। और हमको निकालने में लग रहा है 30 रुपया। तो क्या यहाँ सरकार खनन कार्य को पूरा कंटिन्यू रखेगी? तो आप कहेगा सर नहीं रखेगी, क्योंकि सरकार को तो ऐसे में घाटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आर्थिक रूप से संभाव्य, तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब सीधा बात होता है कि जहां फायदा हो, तो यहाँ आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है मेरे भाई, और यहाँ आर्थिक रूप से संभाव्य है। ये आप समझे तार्किक उदाहरण? फटाफट बताइए, तार्किक उदाहरण समझे? हमको बस ऐसे ही प्रॉपर शुरू से लेके इंड तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ ऐसे ही क्लियर वे में चलना है, ठीक है। आइए, सब आपको लिखना है, लिखते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ये आप मत समझिएगा कि सर आप कहीं से छाप के आते हैं, जी नहीं, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ। ये आप मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको भी ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग फट से लिखिए, सत्यम कॉन्सेप्ट। यदि मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के साथ, नेचर के साथ, है ना, संबंध स्थापित करता है, तब उस नेचर से प्राप्त होने वाली वस्तु का सम्मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या लिखे ये कि यदि कोई मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी को किसी नेचर के साथ, प्राकृतिक वस्तु के साथ संबंध को जोड़ देता है, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, सम्मान भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देके समझिए आप। सबसे मान के चलिए कि मनुष्य अगर संबंध स्थापित कर लेता है टेक्नोलॉजी, मान के चलिए कि अगर लकड़ी के साथ, लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसी के साथ अगर मनुष्य अपना टेक्नोलॉजी लगाता है, टेक्नोलॉजी जैसे ही मनुष्य लगाएगा, तो इस लकड़ी से क्या बना देगा? टेबल बना देगा, और टेबल कुर्सी बना देगा। और जैसे ही टेबल कुर्सी बनाएगा तो लोगों के सामने में इस वस्तु की क्या हो जाएगी? सम्मान बढ़ जाएगी। आपको ये भी लिखना है, ठीक है। अब आपके माइंड में आता होगा कि संसाधन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं
वह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको बताइए, आपके माइंड में ये आया कि नहीं संसाधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? अगर आया तो आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे मानव टेक्नोलॉजी के साथ प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करते हुए, मानव टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मानव जो होता है अपने टेक्नोलॉजी के साथ प्रकृति के साथ बहुत रिलेशन स्थापित करता है। हम आपको ऐसे ट्रायंगल समझा दिए थे, आप फिर समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम एक एक चीज को समझाएं। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बीच में हम मनुष्य बनाए हैं, ठीक है। और मनुष्य बनाने के साथ हम एक प्राकृतिक ऊपर में लिखे हैं, इधर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी लिखे हैं, इधर संस्थाएं लिखे हैं, ठीक है। जब मनुष्य, प्रकृति हमें क्या दी? कोयला दी, प्रकृति हमें कोयला दी, मनुष्य इसमें टेक्नोलॉजी लगाया, क्या लगाया? टेक्नोलॉजी। और इस कोयला का उपयोग करने लगा किसमें? वाहन यानी रेलगाड़ी चलाने में और बिजली उत्पादन करने में। प्रकृति हमें जल दिया, प्रकृति हमें क्या दिया? जल दिया। मनुष्य उसमें क्या लगाया? टेक्नोलॉजी लगाया। मनुष्य जैसे ही टेक्नोलॉजी लगाया तो इससे क्या उत्पादन होने लगा? बिजली उत्पादन होने लगा। तो यही ट्रायंगल है कि अगर मनुष्य प्रकृति के साथ रिलेशन बनाए, साथ ही साथ उसी समय में अपने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के साथ संबंध बनाए, साथ ही साथ इधर अपने संस्थाएं के साथ संबंध बनाए, तो हमारा प्रकृति भी आगे बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन भी आसान बनेगा और हम लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आइए संसाधनों का वर्गीकरण। किस में आएंगे हम लोग? संसाधनों का वर्गीकरण। आप लोग को लिखना है, बोल रहे हैं बार बार हम बोल रहे हैं, आप लोग को लिखना है प्रॉपर। अगर आप नहीं लिखिएगा तो हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में बता दिए थे, अभी आपका केवल केवल काम है सत्यम सर के साथ जुड़ के लिखना और एंड तक पढ़ना। आइए, अब अगला है कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पे होता है। तो संसाधनों का वर्ग सेम आप मेरे जैसा बनाइए, उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया, पहला जैव, दूसरा अजैव। पहला जैव, दूसरा अजैव। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है समाप्त्यता के आधार पे। कौन सा है? समाप्त्यता के आधार पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाप्त्यता के आधार पे दो प्रकार के, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। 3 नंबर पे है स्वामित्व के आधार पे। 3 नंबर पे स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे देखिएगा तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला का नाम है व्यक्तित्व, व्यक्तिगत। दूसरा का नाम है सामुदायिक। तीसरा का नाम है राष्ट्रीय और चौथा का नाम है अंतरराष्ट्रीय। चौथा क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद है चौथा विकास के स्तर के आधार पे। विकास के स्तर के आधार पे पहला है संभवी, दूसरा है विकसित भंडार और तीसरा है संचित कोष। आपको प्रॉपर मेरे जैसा ऐसे ही नोट्स बनाना है। हैंड रिटन नोट्स इसलिए दे रहे ताकि आप जब नोट्स देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमको इनके जैसा ही राइटिंग में लिखना है। आइए, सबसे पहला हम लोग समझेंगे कौन सा संसाधन? कौन संसाधन समझेंगे? जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। तो सबसे पहले आप लिखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। कौन संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उत्पत्ति के आधार पे। कौन सी के आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे मेरे भाई। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जब आप यहाँ पे देखिएगा तो उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहला संसाधन का नाम है जैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स। और जैव का मतलब क्या होता है? जीवित। जैव का मतलब क्या होता है? जीवित। यहाँ पे देखिए, जैव संसाधन उन सभी संसाधनों को कहते हैं, जैव संसाधन उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जो कहां से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जो कहां से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से। और जिनमें जीवन होता है, और जिनमें क्या होता है मेरे भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिविंग, जीवन होता है। जैसे कि आप इसको जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मछलियां, यानी जैव संसाधन उसे कहते हैं जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो जीव 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 मंडल से प्राप्त होता है, उसे कौन संसाधन कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मछलियां इत्यादि। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन जैव संसाधन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन है। तो ऑप्शन दे देगा वनस्पति, जीव जंतु, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी चट्टाने, ए एवं बी दोनों। इस प्रकार को आपको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। आगे देखिए, अगला 2 नंबर पे है मेरा अजैव संसाधन, यानी ए बायोटिक रिसोर्स।
तो वे प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तुओं से बने होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी ये निर्जीव हो गए। यानी नाम है अजैव, अजैव मतलब अजीवन, कोई जीवन नहीं, कोई जीवन नहीं, यानी कौन से संसाधन? निर्जीव संसाधन, नॉन लिविंग। यानी अजैव संसाधन में समझ जाइएगा निर्जीव, ठीक है, और जैव संसाधन में समझ जाइएगा जीवित सजीव। तो अजैव संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, चट्टानें इत्यादि। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्यों नहीं? कि जैव संसाधन यानी सबसे पहले अपना लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले पढ़े हम जैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जिनमें जीवन होता है, सजीव होते हैं, जो हम जीव मंडल से प्राप्त करते हैं। और अजैविक संसाधन वे संसाधन जो में जिसमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं, उसे ही अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी में कोई जीवन नहीं होता है, पानी में कोई जीवन नहीं होता है, हवा में जीवन नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में जीवन नहीं होता है, लेकिन चट्टान में तो जीवन होता है, लेकिन ये निर्जीव है, ठीक है, इसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। आइए अगला है, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो किसके आधार पे पढ़ेंगे? समाप्तियता के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ेंगे? समाप्तियता के आधार पे। सर समाप्तियता का मतलब क्या होता है? समाप्तियता का मतलब होता है खत्म होने के कगार पे। क्या ये खत्म हो सकता है? क्या ये खत्म नहीं हो सकता है? आप लोग बताइए। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। पता है आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी से पूछा गया है तो आपसे पूछा गया है नवीकरणीय संसाधन। और आप लोग सेम टू सेम ऐसी राइटिंग में लिखना है, बस आपको मोटिवेशन रखना है कि हमें 2027 में वीएमएस क्लास से जुड़कर यूट्यूब पर टॉप करना है। हम फिर बोल रहे हैं, आपको कभी भी कोई भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैच परचेज कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वीएमएस क्लासेस यूट्यूब पर पहली बार, बोल रहे हैं ऑल ओवर बिहार की बात नहीं कर रहे, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन विथ अपना स्मार्ट नोट्स के साथ खत्म करेंगे और इतिहास रच के दिखाएंगे हम 2026 में। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? इसलिए आपको याद रखना है कि वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपको जुड़ना है और जुड़ के इस बार एकदम तहलका मचा देना। आपको कहीं बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, हम लोग को टॉप करना है, टॉप हमेशा, रिकॉर्ड 495 प्लस, अब की बार 495 प्लस लाना है, ठीक है। इस यूट्यूब पर जुड़ के क्वेश्चन आंसर टेस्ट सब चलेगा इसी पे। लिखिए अब अगला है कि समाप्तियता के आधार पे सबसे पहला है नवीकरणीय। और ये पता है आपके 2027 बोर्ड परीक्षा में के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2027 परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए, नवीकरणीय यानी संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा लगातार नवीकृत यानी रिन्यू होते रहते हैं, अर्थात समय के साथ फिर से बन जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या क्या है नवीकरणीय? वैसा संसाधन, नवीकरणीय नया बनते रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो लगातार बनते रहता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल इत्यादि। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन? इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है, इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है, स्टार लगाइए, इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है, इसका एग्जाम्पल आपसे खूब पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन दे देगा सूर्य का प्रकाश, फिर ऑप्शन दे देगा पेट्रोल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। किसमें मारेगा? सूर्य का प्रकाश। यानी वे संसाधन जो लगातार बनते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, समय के साथ फिर बन जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य के प्रकाश से, जो मान के चलिए सूर्य के प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, तो सूर्य के प्रकाश से लोग क्या बना रहे हैं? बिजली उत्पादन कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से बिजली, पवन से भी बिजली उत्पादन हो रहा है, जल से भी बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन कोयला से बिजली उत्पादन की संख्या क्या हो गया? दिन प्रतिदिन कम गया। सबसे भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन करती है उसका नाम है एनटीपीसी। क्या नाम है मेरे भाई? एनटीपीसी। जब आप जाइएगा दक्षिण भारत में तो आपको एनटीपी देखिएगा, वो एनटीपीसी बहुत ज्यादा बिजली उत्पादित कर रही है, बहुत ज्यादा। अगला ये आपको सबको लिखना है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। आइए, हुए संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और प्रकृति क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे बनते हैं एवं एक बार
खत्म होने पर दोबारा आसानी से नहीं बन सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि। सर अनवीकरणीय संसाधन क्या है? फिर सुनो, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो फिर से सुनो, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो एक बार अगर समाप्त हो गया तो उसको प्राप्ति के लिए हमें हजारों करोड़ों वर्ष रुकना पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि खत्म होने पे आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा, और जो सीमित मात्रा में धरती पे उपलब्ध है, जो सीमित मात्रा पे धरती पे उपलब्ध है एवं उसकी निर्माण प्रक्रिया है वो अत्यंत धीरे धीरे है। लेकिन नवीकरणीय क्या तुरंत बन जाता है, लेकिन अनवीकरणीय धीरे धीरे बनता है, याद रखिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए पृथ्वी पर से आप लोग बच्चा में होंगे तो आप लोग दीपावली में देखते थे मिट्टी का तेल मिलता था जिसको आप मटिया तेल बोलते हो। वो अब सरकार क्या कर दी, बंद कर दी। क्यों? क्योंकि सरकार भी समझती है अगर इस तरह बिहार के निवासियों को अगर ऐसे फिल्म दिया जाए तो एक समय पर समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो उसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आप परिभाषा में पढ़े हैं, संसाधन का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें उस चीज से अवगत करवाना होता है कि नहीं। ठीक है, आगे आइए। अगला है संसाधन विकास। आपको सब लिख लेना है, ठीक है। और आप चाहते हैं तो आपको VMS क्लासेस के लिंक उसमें जोड़ना होगा व्हाट्सएप चैनल पे। संसाधनों का विकास अगला पॉइंट है। संसाधन जीवन और उसकी गुणवत्ता के लिए जरूरी है। पहले के लोग मानते हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए उनका अंधाधुंध उपयोग हुआ है। इसके तीन बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहला कि लालच के कारण संसाधनों की क्या हो गई है, कमी हो गई। अभी देखो ना कि लोग इतना लालची हो गया है कि माइनिंग करना स्टार्ट कर दिए। मान के चलिए प्रकृति हमें पहाड़ दिया, प्रकृति हमें इतना अच्छा अच्छा प्यार पहाड़ दिया, लेकिन मनुष्य इतना लालची हो गया है कि इस पहाड़ को दिन प्रतिदिन काट रहा है और इसको बेच रहा है। और पता है ये लोग, गरीब लोग कोई नहीं करते, गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं यार, वो प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन अमीर लोग का माइनिंग करना काम है, और बड़े बड़े शहरों में इसकी क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। चंदन की लकड़ी काट काट के बेच रहे हैं। पुष्पा 2 मूवी देखे थे ना आप, तो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। साथ ही साथ संसाधन कुछ लोगों के हाथ में चले गए हैं, जैसे अमीर गरीब का क्या हो गया, फर्क बढ़ा, पर्यावरण संकट पैदा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, भूमि क्षरण सब पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आप जब पढ़िएगा, पता है आपको, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन प्रतिदिन पृथ्वी में समस्याएं बढ़ती जाएगी, और आने वाला समय में पूरा विश्व का सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ है, अंटार्कटिका में। अगर अंटार्कटिका पे बर्फ जैसे ही पिघलेगा, और पिघलेगा ही भाई, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो अंटार्कटिका का पहाड़ पिघलेगा ही पिघलेगा। और जैसे वो पिघलना स्टार्ट कर दिएगा तो सबसे पहले डर है भारत को, क्योंकि भारत का जितना भी विकसित शहर है वो सब समुद्र किनारे है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, ये सब विकसित है ना, और ये जल्दी ही डूबने का चांसेस है, गुजरात। इसलिए इस पे भारत के साथ साथ अन्य सब देश भी क्या है, एक्टिव है। आगे आइए, निष्कर्ष देखिए, सब मेरा हैंड रिटन है, ये मेरा मेहनत है। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर साथ दें। निष्कर्ष, सबसे पहले आप अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त, भैया, भाई, बहन, कोई भी हो, सबसे एक बार मौका जरूर दीजिएगा। बिहार बोर्ड के लिए साथ साथ जो अदर चीज का तैयारी करी, यूपीएससी बीपीएससी, उनके लिए भी एनसीईआरटी ये बेस्ट क्लास है। संसाधनों का समझदारी से और संतुलित उपयोग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब आइए सतत पोषणीय विकास। ये तो बहुत बार आप समझ चुके हैं, सतत पोषणीय विकास समझे कि नहीं। आइए, सतत पोषणीय विकास की, सतत पोषणीय यानी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता हो और अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है, विकास तो हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट करंट इशू जो है अरावली पर्वत को लेके, आप देखिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम अरावली पर्वत के एक डिफिनेशन दिया कि कौन अरावली पर्वत रेंज के अंतर्गत आएंगे और कौन रेंज के अंतर्गत नहीं आएंगे। डेफिनेशन देने के साथ साथ क्या बोल दिया कि हम इसलिए इसको काट देंगे ताकि हम उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वो क्या बोला कि आप सबसे पहले जानते हैं भारत है मेरा, भारत में जो ये अरावली रेंज फैला हुआ है, वो फैला हुआ है गुजरात से लेके राजस्थान, हरियाणा तक। ठीक है, ये रेंज फैला हुआ है।
आप तो अच्छे से जानते हैं। और पता है ये एनसीईआरटी क्लास 10th में ये सब कुछ क्लियर दिया हुआ है कि सतत पोषणीय विकास क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को नहीं पता, सब पता होता है। करंट प्रॉब्लम है कि आरावली पर्वत में बोला था कि यदि पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर मीटर नापा था नहीं हो उसे काट देगा, और एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ के बीच का जो डिस्टेंस रहना चाहिए 500 मीटर, अगर ये चीज न हो उसे आरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। समझिए ये अगर काट देगा तो सबसे हिमालय से भी बहुत पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, क्या स्थिति होगा, बहुत खराब स्थिति होगा। और जैसे अरावली पर्वत कटेगा तो सब बालू धूल कण रेतीली हवा बिहार के उत्तरी हिस्सा में आ जाएगी, कुछ चला जाएगा हिमालय के क्षेत्र में, और हिमालय के क्षेत्र में जैसे ही जाएगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि बालू जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा, और हिमालय के क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है, और जैसे ही गर्म होगा पिघलना स्टार्ट, और जैसे ही पिघलेगा बाढ़ ही बाढ़। तो ये सरकार को समझना चाहिए। खैर हम लोग समझाएंगे। उसके बाद एजेंडा 21 समझने से पहले आपको यहाँ पे समझिए कि हम लोग कितने टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, सतत पोषणीय विकास बता दिए थे, अब हम एजेंडा पढ़ते तब आपको कुछ बताएंगे। एजेंडा 21 समझिए, देखिए इसमें है कि नहीं, नहीं है, आइए समझिए। एजेंडा 21 कहा जाता है कि 1992 में पूरे दुनिया में प्रदूषण को लेकर एवं ग्लोबल वार्मिंग के रोक को लेकर सबसे पहले एक शहर है जिसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। यहाँ 1992 में 100 देशों के समूहों ने क्या किया था, मीटिंग की थी, विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया था। क्या बुलाया था? पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो कहाँ हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ब्राजील का एक शहर है, यही हुआ था। उसी में एजेंडा 21 पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? एजेंडा 21। उसमें कहा गया कि 21वीं सदी में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसकी योजना बनाई गई। इसमें क्या कहा गया था कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण करना, गरीबी कम करना। क्या है? गरीबी कम करना। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। क्या बताया गया था? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। अगला क्या है वो देखिए, जल जंगल और भूमि की रक्षा करना, स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, विकास, पर्यावरण और संतुलन बनाए रखना। यानी एक परिभाषा दिया कि विकास करना है लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि पर्यावरण के संतुलन को बना के करना है। ऐसे नहीं कि आए और कर दिए। तो फिर समझिए कि एजेंडा 21 जो रियो डी जेनेरो में यानी ब्राजील के एक छोटे शहर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में पारित किया गया था, इसका एक ही एजेंडा था कि हमें विकास तो करना है लेकिन वहां के संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए, साथ ही साथ जल जंगल वन सबको संरक्षित करना है, प्रदूषण को कम करना है और जागरूक रहना है। और जागरूक तभी हम रह पाएंगे जब स्थानीय लोग, लोकल लोग सपोर्ट करेंगे उस चीज में। ठीक है, हम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक्स नेम देखिए, हम इतना टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको फिर बोलते हैं आपको कभी घबराना नहीं, हम इतना टॉपिक्स कवर करेंगे। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले अध्याय 1 संसाधन में विकास। तो सबसे पहला है एनसीईआरटी बेस्ड, पहले सिलेबस चलेगा। टॉपिक्स नेम परिचय, संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, हाँ सॉरी पढ़ लिए हैं, लाइन बाय लाइन भी, और ये एनसीईआरटी। सबसे पहला है कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक, जिसको क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, ठीक। उसके बाद सतत पोषणीय विकास और एजेंडा 21 भी हम पढ़ लिए। यहाँ पे लिखे थे एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी भाषा शब्द विकसित करता है और यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी जब आप कीजिएगा आफ्टर 12th तो उसमें भी आपको सहूलियत पहुंचाएगा। उसके बाद है संसाधनों का नियोजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से संसाधनों का नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। उसके बाद हम लोग इस इतना टॉपिक्स और है जो हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। और ये आपको लास्ट में बता देते हैं रूटीन। जब आप लोग बहुत आदमी क्लियर नहीं होंगे कि सर रूटीन क्या है, तो हम आप लोग को रूटीन भी बता देते हैं। इसके बाद क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सोमवार को मैथ 6 बजे पर डे, यानी सोमवार से लेकर सैटरडे तक हम लोग का क्लास है यूट्यूब पे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। आपको बस जुड़ जाना है और रोज 2026 में शुरू से लेकर अंत तक हम लोग क्लास करेंगे और इस बार तहलका मचाएंगे, ठीक है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। आज सोमवार है, कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आपका संसाधन नियोजन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन नियोजन। यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे, कल मिलते हैं फिर। तो अभी तक के लिए इतना ही, और सबको आप क्या कीजिएगा,
इस जितना भी आप पीडीएफ देख रहे हैं सबको आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। अगर आप नहीं लिख पाइएगा तो हम आपको फिर बताते हैं। जब आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आइएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, और एक और बात, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए, शायद नेट कनेक्ट नहीं है क्या, एक सेकेंड, नेट कनेक्ट नहीं है, आइए ना आप, जब आप आइएगा तो मोड में जाइएगा ना तो आपको वहां से मिल जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको याद रखना है कि ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार आए तो रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही नोट्स, स्मार्ट नोट्स आपके पीछे आते रहेगा और पूरा बिहार में एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। यादों में याद रखिएगा मेरे को।